स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब भी आप FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हमारा अनुमान है कि ये सुनकर आपके माइंड में पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की और युगांडा जैसे टेरर सपोर्टिंग कंट्रीज का नाम फ्लैश होता होगा। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी जल्दी इस लिस्ट का पार्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पिछले कुछ घंटों से मीडिया चैनल्स लगातार ये रिपोर्ट चला रहे हैं कि नेपाल जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। 2008 से 2014 तक एक बार पहले भी नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में लिस्ट किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद नेपाल ने अपने लॉज और लॉ एनफोर्समेंट पर काम किया और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपने देश में सख्त कानून लागू किए। कहा जाता है कि इंडिया ने नेपाल की इन लॉज के फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत हेल्प की। इसी कारण वो 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ सका। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाली पॉलिटिक्स में बढ़ती इंस्टेबिलिटी के बाद आज एक बार फिर नेपाल उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार नेपाल का टेररिज्म से क्या लेना देना है? आखिर FATF की हिट लिस्ट में आने की उसकी कहानी क्या है? क्या इंडिया को इससे कोई बड़ा खतरा है? साथ ही 26 दिसंबर को जब से नेपाल में एक सडन शॉक की तरह एक अनएक्सपेक्टेड सरकार बनी, तब से खास तौर पर नेपाल की चाइना के साथ एक रिन्यूड एंगेजमेंट देखी जा रही है। तो क्या नेपाल के FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का इससे कोई लेना देना है? क्या इस लिस्ट में आने से नेपाल USA और इंडिया से दूर और चाइना के और करीब जा सकता है? और यदि ऐसा नहीं तो आखिर चाइना नेपाल की नई गवर्नमेंट के आने से इतना उत्साहित क्यों है? क्या वो बाकी दुनिया की तरह इस हिमालयन स्टेट में भी अपनी रेल्स और रोड्स के थ्रू डीप इनरोड्स कार्व करना चाहता है? और यदि हाँ, तो क्या नेपाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही उसके लोन्स के जंजाल में फंस जाएगा? दोस्तों, कहानी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारा मकसद आज इसी कॉम्प्लेक्स कहानी को डिकोड करना है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नेपाल से जुड़े इन सभी सवालों को एक एक करके डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 7 जनवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेपाल और FATF की सुर्खियों का ये लेटेस्ट सिलसिला लास्ट मंथ तब शुरू हुआ जब FATF के एशिया पैसिफिक रीजन यानी APR की एक डेलीगेशन नेपाल के म्यूचुअल एलिवेशन प्रोसेस के लिए 2 वीक के लिए नेपाल पहुंची। इस डेलीगेशन की विजिट का पर्पस ये चेक करना था कि नेपाल टेररिज्म के फाइनेंसेस के खिलाफ लड़ाई में अपने द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स पर कितना अमल कर रहा है। ये जांच पड़ताल 16 दिसंबर को पूरी हुई और उसके बाद टीम ने ये कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में नेपाल की 16 दिसंबर तक की सिचुएशन को इवैल्यूएट करेंगे। फरवरी में इस जांच पड़ताल के बेस पर नेपाल एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करेगा, जबकि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद अप्रैल में इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नेपाल के FATF की ग्रे लिस्ट में आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड लेजिस्लेशंस और उनके एनफोर्समेंट में काफी डेफिशिएंसी पाई गई है। नेपाली एक्सपर्ट्स काठमांडू पोस्ट में लिखते हुए कहते हैं कि नेपाल में ऐसे 15 वीक लॉज हैं जिनको FATF के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अमेंड करने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FATF एक पेरिस बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दों के साथ डील करती है। ये देशों की निगरानी करती है और जब किसी देश में उसको मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर की फाइनेंसिंग से रिलेटेड सबूत मिलते हैं
तो उस देश को इनकी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालकर पनिश किया जाता है। ब्लैक लिस्ट एफएटीएफ की हाई रिस्क कंट्रीज के लिए यूज की जाती है। आज की डेट में इसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देश मौजूद हैं। ब्लैक लिस्ट होने के बाद एक देश के लिए लेजिटिमेट इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल हो जाते हैं, जिसका ग्रेव इम्पैक्ट उस देश की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। इनलिस्टेड कंट्रीज पर अलग अलग इकोनॉमिक, ट्रेड और ट्रांजैक्शंस रिलेटेड सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं और साथ ही इनसे बहुत से बेनिफिट्स भी छीन लिए जाते हैं। जबकि ग्रे लिस्ट उन कंट्रीज को डिनोट करती है जिनके मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड लॉज में डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। हालांकि ग्रे लिस्ट में कंट्री के ऊपर सैंक्शंस इंपोज नहीं होते, किंतु इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम ये सिग्नल कर देता है कि उस देश के साथ बिजनेस बहुत रिस्की हो सकता है। इस देश की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसकी रेटिंग्स भी गोते खाने लगती हैं। और आईएमएफ के मुताबिक ग्रे लिस्ट का मतलब है कि आपके ऊपर फ्यूचर ब्लैक लिस्टिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही इस प्रोसेस में वो देश इंटरनेशनल बैंक्स के साथ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के ऑप्शन को लूज कर देता है। करस्पॉन्डेंट बैंक्स एक तरह के इंटरमीडियरी बैंक्स होते हैं जिनके थ्रू किसी देश के डोमेस्टिक बैंक्स फॉरेन बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सचेंज कर पाते हैं। आईएमएफ की पब्लिकेशन नेपाल इनटू एंड आउट ऑफ ग्रे के मुताबिक करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बिना नेपाल का ट्रेड अंडरग्राउंड हो जाएगा, जिसको उनकी गवर्नमेंट द्वारा मेजर या रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही इसके बाद नेपाली माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर रेमिटेंसेस भी सेंड नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इन सबका प्रैक्टिकल उदाहरण देखने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि ग्रे लिस्टिंग एक देश की इकोनॉमी को कितनी बुरी तरह हर्ट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 से 2019 तक पाकिस्तान की एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से उसको $38 बिलियन के जीडीपी का लॉस हुआ है। खैर, अक्टूबर में इंडिया का एक पड़ोसी पाकिस्तान तो इस लिस्ट से बाहर निकल गया था, लेकिन आज दूसरा पड़ोसी नेपाल अंदर जाने की तैयारी में बैठा है। हालांकि पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाला टेररिज्म इंडिया के लिए आज भी कोई कम सरदर्द नहीं है, तो ऐसे में नेपाल से ऐसी न्यूज़ का आना इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न दिखाई पड़ता है। ये इसलिए भी बहुत कंसर्निंग है क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हताकुत उई जिहाद इस्लामी के साथ क्लोज टाइज रखने वाला टेररिस्ट ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान करने के लिए नेपाल को अपने हब की तरह यूज कर रहा है। लेकिन उतना ही कंसर्निंग मुद्दा यहाँ ये भी है कि नेपाल के केस में ब्लैक लिस्टिंग तो छोड़िए, खाली ग्रे लिस्टिंग भी उसकी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए काफी है, क्योंकि ये देश एक बड़े लेवल पर फॉरेन एड, रेमिटेंसेज और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। साथ ही नेपाल के पास सऊदी अरेबिया या यूएई जैसे बिग लेंडर्स भी नहीं है जो पाकिस्तान की तरह उसको भी लोन पर लोन देते रहे। ऐसे में वेस्ट डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कट ऑफ और साथ ही किसी और ऑप्शन का ना होना नेपाल को एक बड़े लेवल पर चाइनीज लोन्स का विक्टिम बना सकते हैं। ऐसे में खतरा यह है कि नेपाल वेस्ट से आइसोलेट होकर चाइना के गुट में शामिल हो सकता है। और तो और दोस्तों, ये सभी काफी नहीं था कि अब से कुछ ही दिन पहले नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस हुए जो एक बार फिर नेपाल को पूरी तरह से चाइना की ओर ढकेलने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा डेवलपमेंट है वो, आइए गौर से देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 20 नवंबर को नेपाल में नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। हालांकि इन इलेक्शंस में शेर बहादुर देउबा की नेशनल कांग्रेस 89 सीट्स गेन कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज हुई, लेकिन 138 की मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं कर पाई। तो सरकार बनाने के लिए उसको कोएलिशन की जरूरत थी। उम्मीद थी कि वो अपने प्री पॉली अलाई पुष्पा कमाल दहाल यानी प्रचंडा के साथ सरकार बनाएंगे। संडे आफ्टरनून तक देउबा का प्राइम मिनिस्टर बनना पूरी तरह से कंफर्म था, किंतु जब वहां गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर यानी CPN-MC के चेयरमैन पुष्पा कमाल दहाल यानी प्रचंडा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPN-UML के लीडर KP शर्मा ओली ने एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की। प्रचंडा ओली की पार्टी के सपोर्ट से तीसरी बार नेपाल के पीएम बने। ये 2.5 साल के रोटेशनल बेसिस पर पीएम बने हैं, यानी पीएम की कुर्सी फर्स्ट हाफ में प्रचंडा और लेटर हाफ में KP ओली संभालेंगे। अक्सर देखा गया है कि हाफ टर्म का ये फ्रेमवर्क बहुत बुरी तरह फेल होता है और ये देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये दो हार्डकोर राइवल्स अब से कुछ ही दिन पहले तक एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे और आज इस अनलाइकली अलायंस को फॉर्म कर सरकार चला रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रचंडा ने यह फ्रेमवर्क शेर बहादुर देउबा के साथ भी ट्राई किया था, किंतु पहले कौन जाएगा इस पर क्लैश के चलते वो उसको वर्कआउट नहीं कर पाए। यानी इलेक्शन से पहले जिस नेपाली कांग्रेस के साथ
उनकी स्ट्रॉन्ग अलायंस थी उसको तोड़कर प्रचंडा अपने ऑपोजिशन केपी ओली के साथ हाथ मिला बैठे हैं। और तो और देवबा और प्रचंडा की अलायंस भी अनलाइकली थी क्योंकि वो दोनों भी आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स हैं। देवबा और प्रचंडा नेपाली सिविल वॉर के टाइम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस वॉर में मरने वालों में से 17,000 नेपाली कांग्रेस के कैडेट थे। कहा जाता है कि इस वॉर के दौरान देवबा पर भी कम्युनिस्ट द्वारा एक जानलेवा हमला हुआ था। खैर, इस सब उथल पुथल से हम आपका ध्यान इस बात की ओर लेकर जाना चाहेंगे कि नेपाल की टॉप लीडरशिप पर आज 2 कम्युनिस्ट चाइना फ्रेंडली लीडर्स बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि प्रचंडा के पीएम बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया, लेकिन चाइना की ओर से इस खुशी में मल्टीपल डेलिब्रेट सिग्नल्स आने में जरा भी देरी नहीं हुई। पर सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना की इस एक्साइटमेंट के पीछे कारण क्या है। उसको हम गहराई से डिकोड करेंगे। दोस्तों, समझने के लिए हमें आपको प्रचंड के बैकग्राउंड से रूबरू कराना होगा। प्रचंड का जन्म दिसंबर 11, 1954 को नेपाल के पोखरा के पास कास्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो बचपन से ही कम्युनिस्ट चाइना के फादर माओ जेडोंग से बहुत इंस्पायर्ड थे। ये महज एक कोइंसिडेंस है कि 26 दिसंबर को जब प्रचंडा ने न्यू पीएम के रूप में ओथ ली, वो दिन चाइनीज प्रीमियर माओ जेडोंग की 130th बर्थ एनिवर्सरी थी। खैर, शुरुआत में वो नेपाल की बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज की वर्किंग में सहमत नहीं थे, इसलिए 1994 में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट यानी CPNM। इस समय नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का प्रचलन था। इसके बाद 1996 में जब शेर बहादुर देवबा नेपाल के पीएम थे, उस समय प्रचंडा की पार्टी ने उनको एक लेटर लिखा। इसमें उनकी 40 डिमांड्स थी, जिसमें 1950 की नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी को एब्रोगेट करना और इंडो नेपाली बॉर्डर के स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मांग भी शामिल थी। वो माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर देश में एक एंटी वेस्ट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि यदि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं करी गई तो वो उनके खिलाफ एक सिविल वॉर छेड़ देंगे, और जिस चीज का डर था वही हुआ। डेडलाइन आने से पहले ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में जगह जगह सिविल वॉर छेड़ दिया। 1996 से 2006 तक नेपाल में चले डिकेड लॉन्ग सिविल वॉर में उन्होंने इस माओइस्ट रिबेलियन को लीड किया। उन्होंने नेपाल की मोनार्की के अगेंस्ट चल रहे इस कम्युनिस्ट रिबेलियन को ब्लड इंसर्जेंसी का रूप दिया। यहीं से उनका नाम प्रचंड पड़ा। इस 10 साल लंबी माओइस्ट इंसर्जेंसी के दौरान वो पूरा टाइम अंडरग्राउंड रहे और उन्होंने लगभग 8 साल जैसा लंबा समय इंडिया में छिपकर गुजारा। हालांकि इस इंसर्जेंसी को हर बार सक्सेस नहीं मिली, किंतु नवंबर 2006 में एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन के तहत फाइनली नेपाल की 237 ईयर ओल्ड मोनार्की अबॉलिश कर दी गई। इसके बाद से ही प्रचंड ने नेपाल की मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा। ये पहले 2008-9 में और फिर 2016-17 में नेपाल के पीएम बने। तो आप इस ब्रीफ बैकग्राउंड से ये समझ सकते हैं कि किस तरह प्रचंड शुरुआत से ही चाइना के साथ आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस शेयर करते आए हैं। आइए अब उनकी लिंकेजेस को नेपाल और चाइना के रिसेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 26 नवंबर को प्रचंड ने शपथ ली और अगले ही दिन से चाइना के साथ उनके गुडविल जेस्चर्स की बौछार होने लगी। 27 दिसंबर को ही चाइना के एक्टिंग एम्बेसडर प्रचंडा को कांग्रेचुलेट करने के लिए उनसे पर्सनली मिले। उसी दिन उन्होंने उनको यह भी कन्वे किया कि चाइना ने नेपाल के साथ अपने 2 बॉर्डर चेक पॉइंट्स रसुवा केरोंग और हिल्सा परांग 2 से होने वाले बिजनेसेस और गुड्स की सप्लाई के सस्पेंशन को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि ये चेक पॉइंट्स पिछले 35 महीनों से कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लॉक थे, यानी नेपाल और चाइना के बीच जो ट्रेड रूट्स पिछले 3 सालों से बंद थे वो अब प्रचंड के आते ही क्लियर कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पावर में आते ही पीएम प्रचंडा ने पोखरा में नेपाल का 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट किया, जिसको चाइनीज असिस्टेंस के थ्रू बिल्ड किया गया है। आपको बता दें कि प्रचंडा गवर्नमेंट ने मार्च 2016 में चाइना के साथ इस नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए $215.96 मिलियन का सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट साइन किया था। और तो और नेपाल में हुए पोल्स के बाद अपने फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन में ही चाइना ने यह ऐलान कर दिया कि वो नेपाल की नई गवर्नमेंट के साथ अपने BRI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का विजन रखते हैं। असल में प्रीवियस देवबा गवर्नमेंट चाइना के एम्बिशियस BRI के लिए खतरा बन रही थी, क्योंकि शेर बहादुर देवबा कहते थे कि नेपाल चाइना के साथ लोन्स के बजाय ग्रांट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स रिफर करेगा। और तो और उनकी लीडरशिप के अंडर नेपाली पार्लियामेंट ने फरवरी 2022 में चाइनीज ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करते हुए $500 मिलियन का
मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन पास किया था। इसके तहत उन्होंने 1200 मेगावाट की कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी और 2.4 बिलियन डॉलर्स की टोटल वर्थ के अपने 2 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पर डेवलपमेंट यूएस को सौंपा था। और तो और देउबा गवर्नमेंट इंडिया फ्रेंडली भी परसीव की जाती थी। तो इससे साफ हो जाता है कि देउबा का जाना और इस कुर्सी पर प्रचंडा के आने से चाइना इतना खुश क्यों है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब तक नेपाल की गवर्नमेंट पार्लियामेंट मेजोरिटी के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही 6 चाइनीज एक्सपर्ट्स की एक टीम नेपाल भी आ पहुंची थी। ये टीम नेपाल में काठमांडू जिलोंग रेलवे स्टेशन की फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए काठमांडू गई थी। आपको बता दें कि ये एम्बिशियस काठमांडू केरोंग रेलवे लाइन चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। 72 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के बनने में 42 मंथ्स का समय लगने वाला है। इस इंस्पेक्शन टीम ने अपनी इस विजिट के दौरान एक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन का भी सर्वे किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल की पूरी दुनिया के साथ सी और लैंड कनेक्टिविटी इंडिया के थ्रू ही इंश्योर हो पाती है। इसी कारण नेपाली पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स का एक मेजर सेक्शन इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड रहता है और इसलिए चाइना उसके लिए एक रेल रोड का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर आया है। यूं तो नेपाल को चाइना से रेल लिंक करने का ये प्लान कोई नया नहीं है। बीरेंद्र शाह और सीसीपी के चेयरमैन माओ जेडोंग ने इस आइडिया को 1973 में पहली बार प्रपोज किया था। खैर, इसके बाद नेपाल के तत्कालीन प्रेसिडेंट केपी ओली ने 2018 में अपनी चाइना विजिट के दौरान इसको फाइनलाइज किया। अप्रैल 2019 में चाइना ने नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को अपने सेकंड बेल्ट एंड रोड फोरम से लिंक किया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नेपाल की विजिट के लिए पहुंचे तो दोनों ने इस प्रपोज रेलवे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए एमओयू साइन किया। इस दौरान शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि ये नेटवर्क नेपाल को एक लैंडलॉक्ड कंट्री से एक लैंड लिंक्ड कंट्री बनाने में ट्रांसफॉर्मेशनल साबित होगा। यदि इसके रूट की बात करें तो ये प्रपोज रेल नेटवर्क तिब्बत के लाहसा शिगात्से रेलवे को नेपाल की 2 मेजर सिटीज पोखरा और लुम्बिनी से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, नेपाल और चाइना के नजरिए से देखें तो यह प्रोजेक्ट दोनों को म्यूचुअली फ्रूटफुल दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए चाइना और नेपाल को रफ और टफ हिमालय से टक्कर लेनी होगी। हालांकि चाइना ने पहले भी ये प्रूव किया है कि वो बेहद कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप में रेल रोड्स बिछाने में काबिल है, किंतु ये ट्रांस हिमालयन रेल रोड चाइनीज एबिलिटीज को सही मायने में टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिमालयन टेरेन के कारण इस रेल रोड का 98% हिस्सा ब्रिजेस या टनल से होकर गुजरेगा। सेकेंडली, इस रेल रोड की कॉस्ट यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इसकी कॉस्ट लगभग $8 बिलियन के आसपास आने वाली है। तो नेपाल, जिसकी एंटायर जीडीपी कुल $30 बिलियन है, उसके लिए इस मैसिव प्रोजेक्ट की पेमेंट एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी ये प्रोजेक्ट नेपाल के ऊपर एक कांस्टेंट चाइनीज डेट ट्रैप का खतरा लेकर बैठा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नेपाल को बेनिफिट नहीं करने वाला है। आपको बता दें कि नेपाल चाइना के साथ 1:234 का इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो शेयर करता है। यानी ये ट्रेन्स चाइनीज गुड्स को नेपाली मार्केट्स में भर भर के डंप करेंगी, लेकिन जब बात नेपाल के गुड्स चाइना ले जाने की होगी तो ये खाली वापस लौटेंगी। तो यहाँ कंसर्न ये है कि इस रेल रोड से नेपाल चाइनीज इंपोर्ट से और भी ज्यादा लद जाएगा। एंड लास्टली, हिमालयाज इंडिया के लिए उसके न्यूट्रल डिफेंस फ्रंटियर का काम करते हैं। ऐसे में इस रीजन में चाइना का रेल रोड्स के थ्रू इनकर्शंस इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया इस सब के बीच हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। उदाहरण के लिए हाल ही में नेपाल और इंडिया ने कुर्था तक जाने वाली डिसफंक्शनल जनकपुर जयनगर रेलवे को अपग्रेड और एक्सपैंड किया है। अप्रैल 2022 में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने जयनगर से कुर्था तक की क्रॉस बॉर्डर रेलवे सर्विस को एक साथ फ्लैग इनॉग्रेट किया था। ये 35 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे सर्विस $75 मिलियन की इंडियन ग्रांट्स के थ्रू बिल्ड करी जा रही है। इसके अलावा बिजलपुरा से होते हुए बरबीदास जाने वाली रोड को एक्सपैंड करने का काम भी शुरू हो चुका है। ये नेपाल और इंडिया के बीच डिस्कस की गई 5 क्रॉस बॉर्डर लिंक्स में से एक है। लेकिन अब इस सब के बीच नेपाल को इंडिया और चाइना के बीच एक रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए एक सही कदम उठाने की जरूरत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेपाल जैसी लैंडलॉक्ड कंट्री को बाहरी दुनिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, किंतु इस बीच वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को जितना सस्टेनेबल और हार्मोनियस बना पाएगा वो उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए उतना ही बेहतर होगा। वरना हमने देखा है कि किस प्रकार चाइना देशों की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को तबाह करने और उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाने में एक्सपर्ट बन चुका है।
दोस्तों इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन and should India save Nepal yet again from FATF to avoid its excessive slippage into China's arms? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।